हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वेलकम बैक। और आज मैं जिस क्लास शुरू कर रहा हूँ रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन पक्की हो जाए और बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट करते शुरू। देखिए, मुद्रा और बैंकिंग, सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा मुद्रा से पहले क्या था। मुद्रा से पहले था वस्तु विनिमय। समझ लीजिएगा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वस्तु विनिमय के बारे में। उसके बाद वस्तु विनिमय के बाद मुद्रा, और जब मुद्रा आया तो मुद्रा से ही जन्म हुआ बैंकिंग सिस्टम का। और बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए दो चीजें हैं। एक है जो बैंकिंग सिस्टम है, दैट इज व्यापारिक बैंक, और दूसरा है हमारा कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ हम इन बेसिकली 3 पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस लैंग्वेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल उसमें से एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर पूछा जाता है। छोड़ना मत, आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु विनिमय के बारे में। वस्तु विनिमय, आखिर वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय एक्चुअली में सबसे ज्यादा जो है प्राचीन, यानी कि एंशियंट एक सिस्टम है, प्राचीन प्राणी है, जब जहां पर क्रय विक्रय किया जाता था। पर क्रय विक्रय के लिए उस समय मुद्रा तो नहीं था, पैसे तो नहीं थे जैसे आज हम रुपए से कुछ भी खरीद सकते, कुछ भी बेच सकते, वो नहीं था। मतलब ये ऐसी स्थिति थी, एक ऐसा सिस्टम था जहां पर डायरेक्टली वस्तुओं का वस्तुओं के साथ या वस्तुओं का सेवाओं के साथ जो है क्या होता था? एक्सचेंज होता था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है कमोडिटी टू कमोडिटी अकाउंट, दैट इज, इसका नाम दिया गया था सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्यों? क्योंकि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो है प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, लेन देन होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के समझिए, हमें चाहिए चावल, क्योंकि पैसे तो थे नहीं हमें चाहिए चावल, पर हमें देखना होगा कि हमारे पास देने के लिए क्या है, और हमारे पास देने के लिए क्या है? कपड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे उस बंदे के साथ जिसके पास चावल है और कपड़े चाहिए। ऐसे में हम उसको कपड़े दे देंगे और उससे चावल ले लेंगे। तो ऐसे में जो अदला बदली होती है, ये जो अदला बदली की प्रणाली है, इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय कहा जाता है। दिखने में बड़ा इजी है, बड़ा स्वभाव है कि बस सामान लेके जाओ, सामान दे दो बस। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे दो लोगों का होना, ए और बी, जहां पर इन दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मिलती हो और वो दोनों आपस में अदलने बदलने के लिए, लेन देन करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी? दोहरे संयोग की। इसको बोलते हैं दोहरे संयोग का अभाव होना। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय की कठिनाइयां। तो हम इसको कहते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयां। ठीक है ना, वस्तु विनिमय की कठिनाई कौन कौन सी? सबसे पहले, क्योंकि ऐसे दो लोगों का होना जहां पर एक दूसरे की जरूरत के सामान एक दूसरे पर अवेलेबल हो जाए, साथ ही साथ वो एक्सचेंज भी करने के लिए तैयार हो जाए, राइट? मुश्किल होता ना। अब मान लीजिए, अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम रुपए नहीं चलाएंगे, रुपए को हटाओ, सब लोग सामान से सामान को एक्सचेंज करेंगे। आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? तो सोचिए उस टाइम, हाँ उस टाइम पॉसिबल क्यों था? कि उस समय लोगों की जो आवश्यकताएं थी, लोगों की जरूरतें जो थी बहुत कम थी। लोग दूर दराज तक जाते नहीं थे, आज की तरह इतना भौतिकवाद नहीं था, लोगों की इतनी जो है नीड्स नहीं थे। तो ऐसे में उस समय क्या, खाने पीने का सामान, पहनने को कपड़ा मिल जाए, बस इतना। ऐसे में लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मानव जो है विकास करता गया, जरूरतें बढ़ती गई, तो ऐसे में उसके सामने प्रॉब्लम्स आती गई। और क्योंकि आपको पता है कि इंसान के जब कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको सुलझाता है। तो उस परेशानी को सुलझाते सुलझाते फिर मुद्रा का विकास हुआ। तो ऐसे में सबसे पहली परेशानी क्या आई? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की, जिसको नाम दिया गया दोहरे सहयोग का अभाव। अब दूसरी बात थी कि
ये जो विनिमय होता था कि सामान को लेके जाओगे तब सामान को लेके आओगे, इसका मतलब ये था कि आप दूसरा ये वस्तुओं का होता था ना, अब वस्तुएं बहुत समय तो रह नहीं सकती, तो इसको जो है एक लंबे समय तक स्टोर करके नहीं सकते। इसका मतलब होता है क्या है, मूल संचय में कठिनाई, इसको बोलते हैं मूल संचय में कठिनाई, मतलब लंबे समय तक इसको हम अपने पास सेव करके नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है, चलो ठीक है, इन दोनों ने तय कर लिया कि हाँ हम एक्सचेंज करेंगे, तो कौन किसका कितने मात्रा में देगा। इसके पास चावल है, इसके पास कपड़े हैं, तो आप खुद बताइए कितने चावल के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए, मेजरमेंट कैसे होगा। इसका मतलब दूसरी दिक्कत थी क्या, मूल मापक में कठिनाई। एक समान मूल मापक की कोई योजना ही थी। अगर मान लीजिए एक जगह पर एक गांव के कुछ लोगों ने बना लिया कि हम ऐसे एक्सेस करेंगे, दूसरे गांव में कुछ और होगा, दूसरे एरिया में कुछ और होगा, कुछ और होगा, ऐसे में एक समान पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई एक ऐसी मानक इकाई नहीं थी जिसके थ्रू एक दूसरे के मूल्य को तय किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी थी, मूल हस्तांतरण की। मूल हस्तांतरण का अभाव मतलब क्या था कि मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हो, आप एक गांव से दूसरी जगह जाना चाहते हो, आप बीमार हो, तो आप सामान को नहीं ले जा पा रहे, लेकिन आपको जरूरत है, तो कौन जाएगा, क्योंकि कोई दूसरे से कहेगा भाई मेरा पड़ोसी जाता है कि मेरी 100 रुपये लेके मेरे सामान लेके आता है, लेकिन उस समय तो सामान लेके जाना पड़ेगा, साथ में लेके आना पड़ेगा, ऐसे में दिक्कत थी। तो वो दिक्कत थी मूल हस्तांतरण की। आप एक सामान को, एक मूल्य को, वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उस जो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी वस्तु विभाजन की। वस्तु विभाजन में परेशानी या कठिनाई क्यों, मान लीजिए आपके पास जानवर है, क्या है, बकरी है, आप बकरी चराने का काम करते हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, लेकिन आपको खाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, क्योंकि गेहूं होगा तो आटा बनाएंगे, फिर इसको रोटी बना के खाएंगे। आपके पास बकरी है, अब आपको बकरी के बदले में कितना आटा दिया जाए, साथ ही साथ, क्योंकि बकरी तो ऐसा नहीं कि आटा गेहूं की तरह भूसा उगाया जाए, एक लिमिटेड मात्रा में होंगी। अब बकरी आटा भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, आटा अलग व्यक्ति के पास है, कपड़े अलग अलग, इसका मतलब एक बकरी, दोनों को 2 बकरी देना पड़ेगा। तो ये बकरी क्या है, सजीव है, जंतु है और निर्जीव है, तो दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो इससे मतलब वस्तु, क्योंकि आज के डेट में बकरी को बेच दो, पैसा आ गया, आटा कपड़ा दोनों खरीद दो, तो ऐसे में वस्तु की विभाजन की कठिनाई। तो क्योंकि लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में पूछा जाता है बेसिकली 4 नंबर में, तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयां क्या होती है। ये तो ये होगी इसकी बात, ठीक है ना, वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय की जो कठिनाई थी मनुष्य के सामने आई, उन्होंने अपनी कठिनाई को दूर करना शुरू कर दिया। जब कठिनाइयों को दूर किया तो मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा का जब विकास हुआ तो हमें समझना पड़ेगा कि मुद्रा है क्या। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं, और मुद्रा को इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, मनी। दैट मीन्स मनी क्या है, तो एक्चुअली में मनी का एक वस्तु है, तो हम इसको क्यों डिफाइन करेंगे, मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तु एवं सेवाओं का सर्व, जिसके माध्यम से लिखे यहां पर, जिसके माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं का सर्व सहमति से क्या होता है, क्रय विक्रय होता है तथा मूल्य का क्या होता है, निर्धारण होता है। मतलब मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे किसी वस्तु का क्रय विक्रय हो सकता है और साथ ही मूल्य का निर्धारण होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कानूनी रूप से क्या होता है, पूर्णतः वैध होता है, ठीक है ना, पूर्णतः क्या होता है, वैध होता है, ऐसी वस्तु का मुद्रा। अब मुद्रा का भी एक इतिहास है। जब वस्तु विनिमय के सामने ये कठिनाई आनी शुरू हुई तो लोगों ने उस कठिनाई को दूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं। तो जब वस्तु विनिमय में सबसे पहले क्या हुआ था, हम वस्तुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है, किसका, वस्तुओं का, इसके वस्तु मुद्रा,
वस्तु मुद्रा वस्तुओं के साथ वस्तुओं का करते थे। अब वस्तु मुद्रा का थोड़ा दिक्कत आने लगी वस्तुओं के बाद, ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं पदार्थ मुद्रा भी कहते हैं, वस्तु का होने लगा था। और इस पदार्थ में क्या होता था, इसमें कीमती पत्थरों का या फिर रत्नों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद प्रयोग होने लगा पशु मुद्रा के रूप में, जहां पर किसका प्रयोग होता था, गाय, बकरी, भैंस तो नहीं, घोड़े का, गाय, बकरी, घोड़े का प्रयोग होता था एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन ये बड़ा ही महंगा चीज था कि हर कोई इसको रख नहीं सकता। तो पशु मुद्रा के बाद अचानक फिर क्या हुआ, उसमें धातु मुद्रा का आविष्कार हो गया। धातु मुद्रा आया क्योंकि उसमें लोहे का या फिर ब्रॉन्ज का, जिसको कहते हैं कांसे का, ठीक है ना, आविष्कार हुआ। बाद में चांदी का आविष्कार हुआ, फिर सोने का आविष्कार हुआ, स्वर्ण मुद्राएं छपने लगी। तो धातु मुद्रा से जो है मुद्रा के क्षेत्र में क्रांति आ गई, क्योंकि स्टेबल था और लोग उसको सहज स्वीकार भी करते थे और उसको यूज करना भी बड़ा आसान था। वस्तु की तरह या पशु की तरह उतना महंगा नहीं था। तो ये मुद्रा जो है प्रचलित होती चली। आज के डेट में भी धातु मुद्रा मिलती है। स्वर्ण का, सोने का, सबसे सोने का, चांदी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जिसके लिए हमारे पास जो सिक्के हैं ना, वो कौन से सिक्के हैं, वो मिक्स धातु है, जिसका कोई यूज नहीं हो सकता। फिर धातु के बाद आविष्कार हो गया कागज का, तो उसके बाद पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। पत्र मुद्रा यानी कि कागज की, अब हमारे पास देखिए जेब में कागज के नोट ही रहते हैं, तो कागज मुद्रा, पत्र मुद्रा आया। पत्र मुद्रा के बाद फिर विकास हुआ आज के टाइम में। फिर कौन सी मुद्रा है, शाख मुद्रा, फिर प्लास्टिक मनी, ठीक है ना, प्लास्टिक मुद्रा का। और फिर क्या है, डिजिटल मनी के नाम से आ गया ये मुद्रा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग सोचते चले गए, अपनी परेशानियों को दूर करते चले गए, मुद्रा का विकास होता चला गया। तो एक क्वेश्चन होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मुद्रा का, हर चीज का आविष्कारक का नाम है कि इसका आविष्कार उस देश ने किया, इसका आविष्कार उसने किया, इसका आविष्कार उसने किया। मुद्रा का आविष्कार किसने किया, तो आंसर है नन, कोई नहीं, किसने नहीं। मुद्रा का आविष्कार एक प्रोसेस से हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज, मुद्रा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसके थ्रू हम मुद्रा का वास्तविक अस्तित्व को देखते हैं। तो ये तो हो गया मुद्रा का विकास। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, मुद्रा के विकास से तो पूछा जाता है कम, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है मुद्रा के कार्य का, कि मुद्रा के प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं। तो हमें मुद्रा के कार्यों को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तु विनिमय को पढ़ने के बाद अब हमारी बारी है कि मुद्रा के कार्यों को पढ़ दे। मुद्रा के अर्थ को मैंने बता दिया, मुद्रा का विकास कैसे हुआ वो भी अपने पढ़ दिया। अब हमें पढ़ना है मुद्रा के कार्य को। मुद्रा के कार्य को तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य या द्वितीयक कार्य और अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य को इंग्लिश में हम जो है प्राइमरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, क्योंकि एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से होता है। तो मुद्रा के दो ही प्राथमिक कार्य होते हैं, एक होता है वस्तु विनिमय का माध्यम और दूसरा होता है मूल्य का मापक। क्या होता है वस्तु विनिमय का माध्यम? वस्तु विनिमय का माध्यम होता है किसी भी चीज का क्रय विक्रय, वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, मनी के थ्रू किया जाता है। आप दुकान में जाएंगे, कोई सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, आप कोई सामान बेचते हैं तो पैसे ले लेते हैं। तो पैसे के थ्रू ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम। मुद्रा के थ्रू ही आज के डेट में हर चीज का क्रय विक्रय, आप जमीन बेचे, जायदाद बेचे, कुछ खरीदे तो पैसों से ही होता है। दूसरा मूल्य का मापक। देखिए किसी भी चीज का मूल्य है आज के डेट में, हर चीज की एक फिक्स कीमत होती है, ठीक है ना। किसके थ्रू तय होती है? मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में, पैसों से, ठीक है ना। ये मार्कर है कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। ये व्हाइट बोर्ड है कितने रुपए का है? 1000 रुपए का है, ठीक है ना। ये कपड़े हमने पहने हैं, ये किसका, हर चीज की एक वैल्यू फिक्स होती है। घर की कीमत, जमीन की कीमत, जायदाद की कीमत, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा देते, फीस जमा करते हैं। आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास दवा लेते हैं, बदले में पैसे देते हैं। मतलब हर एक चीज की कीमत मुद्रा के थ्रू तय होती है। इसलिए मुद्रा का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है मूल्य का मापक। जब वस्तु विनिमय था, हर किसी की चीज की वैल्यू फिक्स नहीं थी कि किसकी वैल्यू कितनी है, सब बराबर था आपस में, हर कोई अपने अपने तरीके से एक्सचेंज करता था। लेकिन मुद्रा के आने के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि वस्तु की कीमतें तय होनी शुरू हुई। हर चीज जो दुर्लभ है वो महंगी होती है, जो हर जगह मिल जाती है थोड़ी सस्ती होती है। जो चीजें जो है कीमत फिक्स है, तो चीजों की इंपॉर्टेंस तय हो गई। तो प्राथमिक कार्य कितने हो गए? 2। प्राथमिक कार्य को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है द्वितीय कार्य, जो कितने हैं? 3 कार्य है। स्थगित भुगतान का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का संचय, ठीक है। अब ये है क्या?
स्थगित भुगतान के माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट्स। अब होता है कि स्थगित भुगतान मतलब तो रुका हुआ, इसको हम दूसरे नाम से भावी भुगतान का माध्यम, भावी भुगतान का माध्यम मतलब क्या होता, आप पता है उधार किराए वगैरह करते हैं हम लोग, कि ये ऐसी स्थिति है जो कि किसके किसके लिए होता है, उधार। मतलब आप कोई भी सामान आज खरीदते हैं और भविष्य में किसी और दिन भुगतान करते हैं, क्या ये वस्तु विनिमय में पॉसिबल था? नहीं, मुद्रा ने पॉसिबल। क्यों? हमारी सैलरी आती है महीने के लास्ट में, तो महीने तक हमारे पास पैसे नहीं होते, कौन कैसे इतने पैसे नहीं होते, तो हम परचूनों की दुकान में जाते हैं, अपने नाम पे खाता लिखा देते, सामान लेके आते, खर्च कर लेते, पैसे आ जाते, दे देते। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं स्थगित भुगतान का माध्यम। यानी वस्तु का प्रयोग आज करते हैं, उसका भुगतान बाद में करते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू स्थिर होती है, उसकी वैल्यू बदलते नहीं है, तो मनी ने ये आसान कर दिया। दूसरा, मूल हस्तांतरण। आप कहीं पर भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बंगलोर जाना चाहते हैं, तो दिल्ली का घर भेज देंगे, पैसे आ जाते हैं, बंगलोर में जाके खरीद लेंगे, ठीक है ना। आप आज दुकान नहीं जा पा रहे हैं, आप सामान खरीदने नहीं पा, पड़ोसी गया, उसके हाथों पैसे दे दिए, वो गया सामान लेके आ गया, ये होता है मूल हस्तांतरण। मुद्रा आया तभी पॉसिबल हुआ, वस्तु विनिमय में ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि दूसरा जो फंक्शन है वो मूल हस्तांतरण। तीसरा क्या है, क्रय शक्ति का संचय। हर कोई कमाता है, इनकम करता है, मेहनत करता है, वो क्या चाहता है कि मेरी जो कुछ कमाई वो बचा के रखना चाहता है, ताकि भविष्य में जिंदगी अच्छी हो सके। जब कमाई ना हो तो बचे हुए पैसों को हम यूज कर सके। आज हम जो कमाते हैं बैंकों में जमा करके रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करके रखते हैं भविष्य के लिए, ठीक है ना। लेकिन वस्तु विनिमय में था नहीं था, लेकिन मुद्रा ने इस काम को पूरा किया है। तो मुद्रा का तीसरा जो है काम इंपॉर्टेंट है, वो है क्रय शक्ति का संचय। ये मुद्रा का जो है द्वितीय कार्य हो गया। 3 अब इसके अलावा, इन 5 कार्यों के अलावा, इन 5 को अगर देखिए, मुद्रा के कुछ और कार्य है, लेकिन वो कार्य जो है थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि मुद्रा के अन्य कार्यों में पहला काम क्या आता है। पहला काम है आय का वितरण। पहले राजा क्या, रंग क्या, ठीक है ना, किसान क्या, बिजनेसमैन क्या, सब बराबर, क्योंकि मुद्रा ही नहीं था, सब मेहनत का सब करते थे, सबकी अपनी अपनी समान वैल्यू थी। लेकिन आज के डेट में आय मुद्रा है, ज्यादा इनकम वाले कम काम करेंगे तो कम इनकम होगी, अच्छा काम करेंगे ज्यादा इनकम। आय का वितरण हुआ है, मुद्रा के द्वारा आय को मापा जाता है कि कौन कितना कमाता है। कोई एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा पाता है, कोई एक दिन में करोड़ों रुपए कमा जाता है। तो आय का वितरण हुआ है, किसके थ्रू, मुद्रा के थ्रू। दूसरा, समाज का विभाजन। मुद्रा ने समाज को बांट दिया है। एक समय था राम राज्य, एक समय था कि लोग पूरे समाज में बराबर हुआ करते थे, लेकिन मुद्रा के आने के बाद समाज को 2 भागों में, यूं कहे 3 भागों में बांट दिया गया है। किसमें, अमीर, गरीब, और इन दोनों के बीच में है मध्यम वर्गीय, ठीक है ना। जो इसके बाद बहुत ज्यादा पैसा है वो अमीर हो गया, जिसका पैसा ही नहीं है गरीब हो गया, जो पैसों के लिए घुट घुट के जीता है वो मध्यम वर्गीय हो गया। हम जैसे लोग 2-2 पैसों के लिए नाचते रहते हैं, ठीक है ना, लोन लेके जिंदगी और पछताते रहते हैं, तो वो कौन है, मध्यम वर्गीय। तो ऐसे में मुद्रा के आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई बेटा, पहले नहीं थी मुद्रा, क्योंकि कहते हैं ना, पैसा एक बड़ा माया है, जिसके जाल में जो फंस गया जिंदगी भर रोता रहता है, ठीक है ना। तो ये समाज का विभाजन, मुद्रा ने समाज को बांट दिया, लोगों को लड़ा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रय शक्ति का वर्गीकरण। जो जिस हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना, कार्य शक्ति को जो जिस हिसाब से कार्य करेगा, उसके कार्य को उस हिसाब से बांटा गया है। जैसे एक फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है कौन, एमडी, एमडी के नीचे कौन होता है, मैनेजर, मैनेजर के नीचे कौन होता है, सुपरवाइजर, उसके नीचे होता है वर्कर। वर्कर की दिहाड़ी होती 500 रुपए, सुपरवाइजर की दिहाड़ी होती 800 रुपए, मैनेजर की दिहाड़ी होती 2000, एमडी की दिहाड़ी होती है 50,000। तो कार्य के हिसाब से जो है कार्यों का वर्गीकरण हुआ है। और नेक्स्ट है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। मतलब क्या हुआ, आज हमारे पास मुद्रा है, मुद्रा के द्वारा हम उत्पादन के साधनों को आसानी से खरीद सकते हैं। साधन आ जाते हैं तो उत्पादन जो है बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है। इसका मतलब मुद्रा ने जो है पूंजी की उत्पादक तो बढ़ाया है। तो ये प्रमुख कार्य है, आपको ये याद रखना है। डाउट होता है तो पूछना है, फिर भी रहता है तो बार बार पूछना है जब तक डाउट क्लियर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप नहीं पूछेंगे तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा
तो आप लिख नहीं पाएंगे। उससे पहले कोई डाउट रह जाता है जरूर पूछिएगा, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मुद्रा के कार्य को पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है, मुद्रा के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो मुद्रा के प्रकार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। तो बात करते हैं मुद्रा के कौन कौन से प्रकार है। मुद्रा के प्रकार को बेसिकली 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 प्रमुख वर्ग होते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग वर्गों के नाम से आता है कि भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को कितने रूप में बांटा गया है, या फिर वैधानिकता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जो है कितने रूप में बांटा गया है। तो प्रकृति के आधार की अगर बात करें तो मुद्रा को 2 प्रकार में बांटा गया, एक है वास्तविक मुद्रा और एक होता है हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो वास्तविक रूप में चलन में है, इसको चलन मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलन मुद्रा। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास नोट है, चाहे वो नोट जो है 500 रुपए के हो, चाहे वो 100 रुपए के नोट, जो भी करेंसी नोट चलन में है जिसका प्रयोग हम क्रय विक्रय के लिए करते हैं, वो सब आपका वास्तविक मुद्रा है। लेकिन हिसाबी मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसका काम केवल किसके लिए होता है, हिसाब किताब के रूप में होता है। इसको लेखे की मुद्रा भी कहा जाता है, लेखा मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग जो है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने में, लिखने में, ठीक है ना, लेखांकन की प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे भारत में लेखांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रुपए का, ठीक है ना। तो इसको हिसाबी मुद्रा कहते हैं। समझ में आ गया कि वो मुद्रा जो वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में चलन होती है, जिसके थ्रू क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जबकि वो मुद्रा जिसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए किया जाता है, उसे हम हिसाबी मुद्रा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सामान्य स्वीकृति के आधार पर। अगर हम सामान्य स्वीकृति की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता का आधार का मतलब होता है लीगल रूप में, कि कौन सा लीगल है, कौन सा लीगल नहीं है। तो अगर हम सामान्य स्वीकृति के आधार की बात करें, लोग किस तरह स्वीकार करते हैं, तो 2 प्रकार की मुद्रा होती है। एक होती है विधिग्रह, एक होती है ऐच्छिक। विधिग्रह वह मुद्रा होती है जिसको कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की, यानी कानूनी स्वीकृति मिलती है कि कानून ने कहा गया है कि ये पैसे हैं, ठीक है। जैसे हम नोट का यूज करते हैं, सिक्कों का यूज करते हैं, तो ये आपकी कौन सी मनी है, विधिग्रह मुद्रा। इंग्लिश में बोला जाता है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना, जो लीगली चलती है। लेकिन जो लीगल टेंडर मनी होती है ना, वो 2 तरह की लीगलिटी होती है इसकी। एक होता है आपका सीमित विधिग्रह और दूसरा होता है असीमित विधिग्रह। सीमित विधिग्रह का मतलब होता है ऐसे मनी जिसको स्वीकार करने की जो सीमितता निर्भर होती है कि हर कोई अनलिमिटेड मात्रा में स्वीकार नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जितने भी सिक्के हैं, आप अगर किसी दुकान में 1 करोड़ के सिक्के लेके जाते हो, कहते हो कि 1 करोड़ लेगा, उसकी मर्जी, वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि सिक्कों की एक अधिकतम सीमा तय की गई 1000 रुपए। 1000 रुपए तक के सिक्के नॉर्मली कोई भी अपनी मर्जी से ले सकता है, बाकी उसके ऊपर भी ले सकता है, लेकिन आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते। तो ऐसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, सीमित विधिग्रह। दूसरा होता है असीमित विधिग्रह, ऐसी मुद्रा जिसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, लेने के लिए मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 10 रुपए के नोट करोड़ों दे दो, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, ये सब जो है अनलिमिटेड जो है लीगल टेंडर मनी होता है। मतलब गवर्नमेंट ने इसको अनिवार्य रूप से जो है चलन में रखा है कि किसी को भी आप देते हो तो मना नहीं कर सकते, मैं 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा, मुझे 100 का नोट चाहिए, कि मैं 200 नहीं लूंगा, मुझे 10 का नोट, ऐसा नहीं है, लेना ही पड़ेगा। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो 2 लोगों की आपसी स्वीकृति के साथ चलन में आती है। मान लो 2 लोग हैं, ए और बी। ए जो है दुकानदार है और बी जो है क्या है, कस्टमर है, ठीक है ना, मतलब ग्राहक है। अब बी जो है ए को नोट की जगह क्या देना चाहता है कि चेक ले लो, क्या ले लो, चेक ले लो। तो अब ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक लेगा कि नहीं लेगा। मतलब साफ है, ए और बी 2 लोगों के बीच में आपसी सहमति से जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे हम ऐच्छिक मुद्रा का नाम देते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोग आजकल डिजिटल मनी का, ठीक है, फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं। कोई दुकानदार अगर कहता है कि भाई मेरे पास तो गूगल पे नहीं, मुझे कैश दो, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप नहीं फोन पे ही लो। ये अलग बात है, लगभग लोग यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ऐसी मुद्रा जो 2 लोगों की सहमति से प्रयोग होती है, उस मुद्रा को हम ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भौतिक रूप के आधार पर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भौतिक रूप मतलब बनावट के आधार पर कि मुद्रा का एक्चुअल फॉर्मेशन किस तरह से है।
तो एक्चुअल फॉर्म की बात करते हैं आज के टाइम में मुद्रा को प्रमुख रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा है? धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा या फिर इसको बैंक मुद्रा के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट है निकट मुद्रा। वैसे साख मुद्रा का एक और मुद्रा के नाम से हम कह सकते हैं, इसको हम प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है ना, पहले समझते हैं धातु मुद्रा क्या होती है। धातु मुद्रा वो मुद्रा होती है जो किससे बनी हो? धातुओं से बनी हो, जो मेटल से बनी होती है, सोना, चांदी, ठीक है ना, कांसा, तांबा, जो इस तरह के धातुओं से बनती है, जिसकी वैल्यू जो ज्यादा होती है, मूल्यवान वस्तु होती है, प्रीसियस मेटल्स होते हैं, उससे जो सिक्के बनते हैं, उससे जो मुद्रा बनती है। पुराने समय तो आप तो कागज तो अभी कुछ 100 साल से शुरू हुआ, उससे पहले सिक्के ही चलते थे, तो वो सिक्के जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे? स्टेबल थे। अब क्योंकि धातु मुद्रा है, धातु भी कई तरीके की होती है, ऐसे में धातुओं के आधार पर धातु मुद्रा को भी 2 प्रकार की मुद्रा में बांटा गया है। एक है प्रमाणिक मुद्रा और दूसरा है प्रतीक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? ठीक है ना, प्रमाणिक मुद्रा का मतलब होता है स्टैंडर्ड मनी। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। एक ऐसी मुद्रा होती है जिस मुद्रा की, ठीक है ना, मुद्रा का जो है वास्तविक मूल्य और साथ ही साथ इसका मानक मूल्य यानी कि इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, दोनों ही बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोने का सिक्का हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम स्वर्ण मुद्रा, सोना है, गोल्ड है, तो उसके ऊपर जितना रुपया लिखा जाता है उस गोल्ड की कीमत बराबर होती है। मतलब ऐसी मुद्रा जिस मुद्रा की वास्तविक धातु का मूल्य यानी कि धात्विक मूल्य और उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू यानी कि मानक मूल्य, दोनों ही बराबर होते हैं, तो ऐसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? प्रमाणिक मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जबकि क्योंकि प्रमाणिक मुद्रा बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होती है, लोग सोने के सिक्कों को बदल के फिर अपने गहने आभूषण बना लेते थे। आज के टाइम में जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है ना, वो है प्रतीक मुद्रा। मतलब यहाँ पर जो वास्तविक मुद्रा है यानी कि धातु का जो मूल्य होता है वो कम होता है उसकी मानक मूल्य से, उसके ऊपर जो लिखा जाता है। जो सिक्के 10 रुपए का सिक्का यूज करते हैं, अगर आप कहोगे कि 10 रुपए का सिक्का इसमें जो मेटल है उसको गला देंगे, हम यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेटल की कीमत कम होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? पत्र मुद्रा कागज से बनी हुई सारी मुद्रा है। जितने भी नोट है हमारे पास, चाहे हम 10 रुपए के नोट को यूज करें, 10 रुपए से लेके 2000 तक के नोट जितने भी हैं जो कागज से बनी होती हैं, ऐसी मुद्रा को हम पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद प्रयोग हुआ है साख मुद्रा। साख मुद्रा में जितने भी आपके एटीएम कार्ड्स होते हैं, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो एक्चुअली में प्लास्टिक मनी होती है, जो प्लास्टिक से लगा बनी होती है, जो भी आप डिजिटल मनी का यूज करते हैं, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में, जो कि प्लास्टिक की एक्चुअली होती नहीं है, फोन पे, गूगल पे, वो सब आपकी साख मुद्रा या बैंक मुद्रा। अब बात करते हैं इसको बैंक मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग करने के लिए आपके बैंक में पैसे का होना जरूरी है, बैंक बैलेंस का होना जरूरी है। बैंक में बैलेंस होगा तभी इसका प्रयोग होगा, अदरवाइज आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं निकट मुद्रा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नियर मनी। नियर मनी, अब नियर मनी क्या होता है? क्योंकि नियर मनी ऐसी मनी होती है जिसका बहुत हद तक मुद्रा से बहुत ही उसके निकट संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉन्ड है, आप जब चाहे इस बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई सिक्योरिटी है, ठीक है ना, ऐसी चीजें जिसको जल्दी से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी मुद्रा को, ऐसी वस्तुओं को अभी हम क्या बोलते हैं? निकट मुद्रा के नाम से बोलते। कोई कैश नहीं देता, कैश के बदले में बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर वगैरह रख लेता है, ताकि जब चाहे उसका यूज एज ए मनी कम कर सकते हैं। डीडी वगैरह होता है, समझ में आ गया? तो ये मुद्रा के प्रकार हो गए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम किसकी बात करते हैं? मुद्रा के प्रकार के बाद, मुद्रा के प्रकार की बात करेंगे हम किसकी? व्यापारिक बैंकों की। व्यापारिक बात करते हैं व्यापारिक बैंक की। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक ऐसी संस्था है जिसका कार्य लोगों की जमाओं को स्वीकार करना तथा उनसे उनके मांगने पर उन्हें ऋण प्रदान करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्यापारिक बैंकों की अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना।
यानी कि व्यापारिक बैंक को व्यापारिक बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मेन काम होता है लाभ अर्जित करना। कैसे? वो जिस दर इन पे जो इंटरेस्ट रेट लगाती है, बदले में ऋण का जो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। यही उनका लाभ का प्रमुख सोर्स होता है, ठीक है। इसके साथ साथ व्यापारिक बैंक जो होता है कुछ प्रमुख कार्य भी करती है। एग्जाम में व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं वो। तो व्यापारिक बैंकों के अगर प्रमुख कार्यों की बात करें, इसको 3 प्रमुख ग्रुप में बांटा गया है। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य, व्यापारिक बैंकों के द्वितीयक कार्य और व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बैंकों के प्राथमिक कार्य में 3 प्रमुख कार्य आते हैं। एक होता है जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और साख का निर्माण करना, ठीक है। ये 3 प्रमुख कार्य हो गए, जिसमें सबसे पहला कार्य होता है जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से उनकी जो सरप्लस मनी होती है, उनके पास जो अधिक पैसा होता है, वो अपने पास जमा करके रखती है, सुरक्षित रखती है। और ये ऐसी जमाएं होती है जिसके मांगने पर बैंक वाले लौटा भी देते हैं। तो ये जो जमाएं होती हैं वो प्रमुखतः 4 प्रकार के खातों में जमा होती है, जो अलग अलग कंडीशंस की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला बचत खाता, इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग अकाउंट, जिसमें ग्राहक अपनी छोटी छोटी बचतों को जो है छोटी छोटी मात्रा में अपने खाते में जमा करके रखती है, जिसके बदले में व्यापारिक बैंक उनको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। कम सही, लेकिन इसकी कुछ सीमितताएं होती है कि बहुत अधिक बार व्यापारिक बैंक उसमें से पैसे नहीं निकाले जा सकते। दूसरा होता है आवर्ती खाता, सॉरी ठीक है ना, चालू खाता। एक बार गलत लिखा गया है, दैट इज चालू खाता, करंट अकाउंट। चालू खाता वो खाता होता है जो बेसिकली सेविंग्स जमा ना होके एक डेली, क्योंकि बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा मौद्रिक लेन देन होता है, मुद्रा के रूप में जो लेन देन होता है, वो चाहते हैं कि किसी तरह की सीमितता न रहे, क्योंकि यहाँ पर पैसे निकालने की, पैसे जमा करने की लिमिटेशन होती हैं। तो उनको एक खाता प्रदान किया है चालू खाता, जिसमें कई तरीके की अतिरिक्त सेवाएं मिलती है कि आप अनलिमिटेड टाइप पैसा जमा कर सकते हो, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो आप अतिरिक्त पैसा भी निकाल सकते हो। तो ये जो सुविधा होती है चालू खाते की मिलती है, बदले में इनको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ा होता है, भले आप करोड़ों रुपए क्यों ना जमा कर ले। इसके बदले में चालू खाता के उपयोग के बदले में आपसे कुछ चार्ज वसूला जाता है। थर्ड अकाउंट होता है सावधि खाता। सावधि खाता को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, हम नॉर्मल लैंग्वेज को एफडी बोलते हैं, ठीक है ना। एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये ऐसा खाता होता है जिसमें ग्राहक एक फिक्स समय के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक फिक्स अमाउंट को जमा करके रखता है। जब तक वो समय पूरा नहीं होगा तब तक वो पैसा वो निकाल नहीं सकता। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए लोग इसमें एक फिक्स अमाउंट जमा करके रखते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग बस इतने पैसे इकट्ठा नहीं आते जमा कर सके, तो उसकी सुविधा देने के लिए आवर्ती खाता खोला जाता है। मतलब जब आपको सावधि खाते जैसी पूरी सुविधा मिलेगी, बस अंतर ये है कि आपको एक बार भी नहीं, टुकड़ों में कई किस्तों में आप पैसा जमा करके रख सकते हैं। तो 4 तरीके के खातों में पैसा जमा किया जाता है, जो कि व्यापारिक बैंक का सबसे पहला कार्य होता है, प्रमुखतम कार्य होता है। दूसरा ऋण देना, जब उनके पास पैसे जमा हो जाते हैं तो वहां से वो क्या करेंगे, वो उसका प्रयोग लोगों को ऋण देने के लिए करते हैं, लोन। अब लोग जब मांगते हैं, उनकी जरूरत होती है, जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापारिक बैंक उनको ऋण देते हैं। ऋण भी कई तरीके से दिया जाता है। एक होता है नगद ऋण, लोग मांगते हैं, उनको जमानत रखते थे, घर गिरवी रख लिया, जमीन रख लिया, उसके बदले में उनको ऋण दे देते हैं, इसको बोलते हैं नगद ऋण। या फिर एक होता है अधिविकृत, जो चालू खाता होता है, जिनको पैसों की जरूरत होती है, उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है, तब भी उनको जब पैसे निकालने होते हैं, एक लिमिट तक उनको पैसे दे दिए जाते हैं एक इंटरेस्ट रेट पे, तो उसको अधिविकृत की सुविधा बोलते हैं। अग्रिम, एडवांस पे पैसा लेना, एडवांस करना कि आपको घर बना, जैसे आपको घर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं तो बैंक आप क्या ले रहे हैं आपसे, घर बनाने के बदले में आप होम लोन ले रहे हैं। तो एक तरीके वो एडवांस ही है, क्योंकि आपके घर के ऊपर लोन दिया जा रहा है। जब बनके तैयार हो जाएगा आप लोन नहीं दे पाएंगे, घर को एज ए मॉर्गेज जमा कर लिया जाएगा। फिर होता है बिलों की कटौती, आप बिल ले रहे हैं, बिलों की कटौती कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक तरीका ऋण होता है। लास्ट फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट, साख का निर्माण। साख के निर्माण का मतलब जब बैंकों के पास जमाएं स्वीकार होती हैं, तो बैंक वाले मान लो 10,000 रुपए जमा हो रहा है, तो 10,000 के बदले में बैंक वाले 1 लाख तक का लोन बांट देते हैं, उससे ज्यादा। तो जितनी जमा होती है उससे कई गुना अधिक का लोन बांटना ही साख निर्माण होता है, जो कि आज के डेट में व्यापारिक बैंकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद आता है
द्वितीय कार्य, बैंकों के द्वितीय कार्य को दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बांटा गया है। एजेंट के रूप में, इसका मतलब कमीशन लेने के बाद जो काम किया जाता है अपने ग्राहकों के विशेष आदेश के ऊपर। दूसरा है बैंक के सामान्य कार्य। एजेंट के रूप में कार्य की हम बात करें कि हर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान करती है, बदले में उनसे कमीशन भी लेती है इस कार्य के बदले में। जैसे बिलों का भुगतान करना, एकत्रित करना। आज के स्कूलों में आप जानते हैं, आज के स्कूलों में आप लोग लगभग जो है स्कूल वाले ने बैंक में पैसा जमा करने की सुविधा दे दी है कि आप जाइए बैंक में जमा करिए, हमारे पास मत आइए। तो बैंक वाले फीस कलेक्ट करते स्कूल के अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह कहीं पर पेमेंट करना है, आपका बिजली का बिल देना हो, आपकी जो है इंश्योरेंस की प्रीमियम देनी हो, तो बैंक वाले उसको अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से आपकी लोन को किस देनी है, बैंक से कट जाता। तो ये सब सुविधा के बदले में बैंक वाले पैसे लेते हैं। धन का प्रेषण करना, आप जब चाहे किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रस्टी का कार्य आपके जरूरत के सामान को, आपके जो है बॉडी को संभालने का काम जो है बैंक वाले करते हैं। शेयर खरीदना बेचना, बॉन्ड का खरीदना बेचना, प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना, और हर एक बैंक करने लगी है, ठीक है ना। तो ये होता है एजेंट के रूप में कार्य, जिसके बदले में बैंक वाले एक सर्विस चार्ज वसूल करते हैं। नेक्स्ट बैंकों के नॉर्मल कार्य, जो बैंक अपने कार्य के साथ साथ करना ही पड़ता है। जिसमें क्या होता है, अपने ग्राहकों की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यात्री चेक देती है। कहीं को लोग घूमने गए, यात्री चेक तब होता नहीं है क्योंकि आप हमारे पास एटीएम आ गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, मोबाइल पे हो गया, फोन पे हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया। तो बैंक वाले पुराने टाइम में चेक दे देते कि आप घूमने जा रहे हो, ये चेक ले लो, कहीं पर भी बैंक में जमा करना, आपको पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एटीएम कार्ड की सुविधा देना, डेबिट कार्ड की सुविधा देना, ये बैंकों का एक प्रमुख कार्य में है। सूचनाओं का संग्रह करना, बैंक वाले बैंक से रिलेटेड सूचनाओं को संग्रह करती है ताकि वो अच्छे से अपने बैंकिंग सिस्टम को कर सके। इसके बाद बैंकों के कुछ सामाजिक कार्य होते हैं। सामाजिक कार्य का मतलब वे कार्य होते हैं जो समाज के हित के लिए किया जाता है, समाज के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, समाज के विकास के लिए किया जाता है। जैसे रोजगार का सृजन करना। बैंकिंग सिस्टम जितना बड़ा होता चला जाता है उसमें रोजगार के अवसर उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। पूंजी निर्माण को गतिशीलता, आपकी उत्पादकता बढ़ानी हो, आपकी पूंजी की निर्माण शक्ति को बढ़ाना, तो बैंक वाले सस्ते दर पे या अधिक मात्रा में आपके हिसाब से लोन आपको प्रोवाइड करता है। आपके पास ऋण आता है तब उसका प्रयोग करते उत्पादन के कार्य में, ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ता है तो समाज का ही विकास होता है। भुगतान की सुविधा, आपको कहीं पर बहुत बड़ा अमाउंट पेमेंट करना है तो आप बैंक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आप कैश ना देके आप चेक दे दीजिए, आपका भुगतान हो जाता है। धन का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करना है पैसे, करोड़ रुपए आपने विदेश से कोई पैसा सामान मंगाया है तो आप नोट भर के तो जाएंगे नहीं, तो आपने क्या कर दिया, उनको ऑनलाइन बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे समाज को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक बैंक कार्य करती हैं। और सलाहकार सेवा, आपको आर्थिक सलाह चाहिए, ऋण संबंधी सलाह चाहिए, कोई भी दूसरी सलाह चाहिए तो बैंक वाले आपको उपयुक्त सलाह देते हैं धन से रिलेटेड, ताकि बैंकिंग सेवाओं से रिलेटेड, ताकि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं, इन कार्यों को याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में व्यापारिक बैंकों के कार्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यापारिक बैंक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। एक टॉपिक छूट रहा है, कौन सा, व्यापारिक बैंकों का शाखा का निर्माण, ठीक है ना। जिसको उस टॉपिक के बारे में पता करना है डिस्क्रिप्शन जाइए, लिंक दे रखा है, वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे पार्टिकुलरली व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा शाखा का निर्माण कैसे किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। क्या होता है, सर्वोच्च बैंक होता है जो उस देश के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, नियमित करता है एवं संरक्षित करता है एवं नियंत्रित करता है। उसके लिए नियम कानून को रचना करती है ताकि उसके आधार पर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को, बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से क्या किया जाए, चलाया जा सके, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली, केंद्रीय बैंक ही संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है, इसलिए इसको सर्वोच्च बैंक से नाम से याद। ये एक देश के लिए एक क्या है, एक समाज की स्थिति को सुधारने का कार्य करती है, ठीक है ना, ताकि कोई बैंक मनमानी तरीके से काम ना करे, किसी का भी अहित ना हो सके उसको। अब केंद्रीय बैंक से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात है भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, तो भारत की केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। कौन है,
आरबीआई। फर्स्ट पॉइंट कि भारत की केंद्रीय बैंक का आरबीआई, जिसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, जिसका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि भारत के रिजर्व बैंक कौन सा है और भारत का जो है रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है ना। ये वो केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक से केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा नहीं, केंद्रीय बैंक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के प्रमुखतः 7 कार्य होते हैं जो आपके कोर्स में स्पेशली दिया गया है, जिसमें 6 नंबर में या लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को बताइए। तो इन कार्यों को अगर हम पढ़ने जाए तो सबसे पहला कार्य होता है केंद्रीय बैंक का, वो है नोटों का निर्गमन। किसी भी देश में जो चलन मुद्रा होती है, जो नोट होते हैं, भारत में भारत का एग्जांपल लेते हैं, जो भारत में जो नोट का हम देखते हैं 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का, 500 रुपए का, 200 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, इन सभी नोटों को जारी करने का काम किसका होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। नोटों को जारी करने का, देखिए एक बात यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन आता है भारत में जो सिक्के होते हैं वो सिक्कों को कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में सिक्के जारी करने का काम होता है किसका, वित्तीय मंत्रालय का। किसका होता है, वित्त मंत्रालय का। आरबीआई सिक्कों को जारी नहीं करती, जितने भी सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए, ये सिक्के को जारी करने का काम होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो नोट होते हैं, नोटों को जारी करने का काम किसका होता है, आरबीआई का, देश की क्षेत्रीय। अब बात ये आती है कि केंद्रीय इतने सारे बैंक हो रहे हैं, व्यापारिक बैंक हैं, जैसे आपके पीएनबी है, आपके जो है एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये सारे जो व्यापारिक बैंक है, तो ये लोग क्यों नहीं जारी करते। सिंपल सा मैटर है, देश में एक ही मुद्रा प्रचलित होनी चाहिए, एक तरीके के नोट होने चाहिए, ताकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, हर कोई अपने हिसाब से बैंक करेगा, वो एक डिजाइन का नहीं होगा, सबकी अलग अलग डिजाइन होगी, तो ऐसे में मुद्रा की विश्वसनीयता खराब होती है। तो एक बैंक होगा, एक मुद्रा होगी, एक तरीके की होगी, ताकि लोगों का विश्वास आराम से बना रहे। आप देश के कहीं पर भी जाएंगे, हर कोई एक जैसी मुद्रा का प्रचलन करेगा। दूसरा है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आम आदमी के लिए व्यापारिक बैंक सेवाएं प्रदान करती है, हम अपने पैसों को व्यापारिक बैंक में जमा करते हैं, जरूरत पड़े तो लोन ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यापारिक बैंकों का पैसा, जो अधिक पैसा होता है, वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास जमा होता है। आरबीआई जब जरूरत पड़ती है वो मांग लेते हैं, ज्यादा जरूरत पड़ती है लोन भी ले लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों के लिए एक बैंक का कार्य करती है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है ना, सबका बैंक, इसको नॉर्मल बैंकों का बाप, सेंट्रल बैंक आरबीआई। सेकेंड है सरकार का बैंक है, सेम वही फंक्शन, सरकार को भी लेन देन की जरूरत होती है। अभी मान लीजिए आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी को सरकार ने जो है निर्मला सीतारमण ने क्या किया, बजट पेश किया। अब बजट पेश किया तो बजट से रिलेटेड हजारों करोड़ रुपए का लेन देन होता है। पैसे कहाँ, सरकार के पास जमा होता है, नहीं, ये सारे पैसे केंद्रीय बैंक के पास जमा होता है। वहां पर सेंट्रल बैंक का अकाउंट होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, जो लेन देन होता है वहीं से होता है। सेंट्रल बैंक ही लोगों के बाकी जगह पर व्यापारिक बैंकों के अकाउंट में या कहीं पे लेन देन करना होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। जो पैसे जो टैक्स वगैरह हम जमा करते हैं सेंट्रल बैंक के पास जाके ही जमा होता है। वही सब कुछ पूरा सरकार के काम काज का, पैसों से रिलेटेड सारा लेखा जोखा सेंट्रल बैंक के पास ही होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कुछ भी लेन देन करते सब कुछ हमारे अकाउंट में होता है, उसी तरह से सरकार का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आरबीआई के पास होता है। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है व्यापारिक बैंकों को लेन देन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल प्रत्येक व्यापारिक बैंक क्या करती है, जब पैसों की जरूरत पड़ती है अपने पड़ोसी बैंक से या अपने मेन ब्रांच से पैसों को डिमांड करती है। जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से भी पैसे नहीं मिलता है, कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता है, तो एट लास्ट वो आरबीआई के पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और वहीं से उनको लोन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता का नाम दिया गया है।
विदेशी विनिमय का संरक्षक। ध्यान में ये रखिएगा, हम एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो लेन देन होता है। लेन देन किसमें होता है? विदेशी विनिमय का। हम रुपए से पैसे भेजते हैं, वहां पर डॉलर पहुंचता है, डॉलर आता है। इस तरीके से विदेशी विनिमय का जो भी हिसाब किताब होता है, कितना मनी आया, यूएस डॉलर कितना आया, रशियन का कितना आया, चाइनीज का कितना आया, इन सब का हिसाब किताब रखने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। ठीक है ना। इसका जो एक्सचेंज रेट होता है करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। ये सेंट्रल बैंक, इसलिए इसको विदेशी विनिमय का संरक्षक कहा जाता है। विनिमय विपत्रों की कटौती, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे जरूरत पड़ने पर उधार लेती है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर लिखते हैं, सीपी बोला जाता है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बीओबी को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने जो है पंजाब नेशनल बैंक से पैसे ले लिए, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए, और ये 500 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब अचानक पीएनबी को पैसों की जरूरत पड़ी, तो पीएनबी को पैसे तो 3 महीने बाद मिलेंगे, तो पीएनबी करती है, इनके पास जो सीपी आया, सीपी के बदले पैसा दिया, इस सीपी को ये जो है सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देती है, वहां से पैसे ले लेती है, इसलिए इसको विनिमय विपत्रों की कटौती कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है साख नियंत्रण। देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए मुद्रा स्फीति है, मुद्रा अपस्फीति को संतुलन के स्तर में बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक कुछ कार्य करती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति को घटाती भी है, बढ़ाती है। तो मुद्रा को नियंत्रित करने की जो नीति होती है उसको साख नियंत्रण कहा जाता है। और साख नियंत्रण की जो नीति होती है ना, इसी नीति को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। अब आपको ये समझना है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति क्या होती है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूं, एग्जाम में अगर आ गया तो आप आसानी से लिख सके। अब होता क्या है, जो मौद्रिक नीति होती है यानी कि साख नियंत्रण, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियां, और इसको जो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है? देश में मुद्रा की जो स्फीति होती है, मुद्रा स्फीति यानी कि मुद्रा पूर्ति जो जब अधिक हो जाती है, ठीक है, मुद्रा की स्फीति हो या फिर अविस्फीति हो, अविस्फीति का अंतर, इन चीजों को कंट्रोल करने की, कभी महंगाई आ जाती है। स्फीति का मतलब क्या होता है? देश में क्या आना? महंगाई का आना। अब इसी बात, तो देश में क्या आना? मंदी का आना। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की होती है। इसके लिए वो अपनी मौद्रिक नीति, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहां पर, मौद्रिक नीति, जो मौद्रिक नीति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का यूज करती है। अब मौद्रिक नीति में होता क्या है? मौद्रिक नीति में दो तरह की इसकी जो कैटेगरी होती है ना, दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है मौद्रिक नीति को, समझिएगा। एक होता है मात्रात्मक उपाय और दूसरा होता है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर हम मात्रात्मक की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं बैंक दर नीति। पहले मैं लिख देता हूं बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी। अब ये बैंक दर नीति है क्या? बैंक दर वो दर होता है जिस दर पर एक केंद्रीय बैंक जो रहता है एक व्यापारिक बैंकों को उनके एक स्थिर, ठीक है ना, प्रतिभूतियों के बदले में लोन देती है। जिस दर पर लोन दिया जाता है ना उसे बैंक दर किया जाता है। अब व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर लोन मिलेगा उससे अधिक रेट पर वो अपने ग्राहक को लोन देंगी। तो ऐसे में बैंक दर के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बढ़ा दिया जाता है और मंदी को कंट्रोल करने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। अगर बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज दर भी बढ़ेगा, बैंक दर घटेगा तो ब्याज दर भी घटेगा। तो ऐसे में देश में मुद्रा पूर्ति की मात्रा या तो बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। मुद्रा स्फीति में मुद्रा पूर्ति को घटाया जाता है और अस्फीति की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए घटाया जाता है। ठीक है। सेकेंड होता है इसमें खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा।
अब केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है वो ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो जब मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए विक्रय किया जाता है, अब अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए विक्रय किया जाता है। क्यों, कैसे? अब मान लीजिए प्रतिभूतियों को बेचते हैं, प्रतिभूतियों को बेचने से जो बड़े बड़े वित्तीय एजेंसियां हैं, व्यापारिक बैंक है, वो लोग सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। बदले में पैसा चला जाता है आरबीआई के पास, तो उनके पास तो पैसे कम हो गए ना देने के लिए, तो ग्राहकों को के बीच में लोन कम जाता है, मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा पूर्ति कम होती है तो मांग कम हो जाती है, महंगाई की स्थिति कंट्रोल में आने लगती है। उसी का उल्टा मंदी की स्थिति है, लोगों के समाज में पैसा जाना चाहिए, तो केंद्रीय बैंक करती है अपने प्रतिभूतियों को वापस परचेज कर लेती है। ऐसे में व्यापारिक बैंक में पैसा जाता है, फिर लोन बढ़ता है, तो मुद्रास्फीति की कंट्रोल, अपस्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा होता है नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात शॉर्टकट में बोलते हैं इसको सीआरआर। समझिएगा सीआरआर क्या है। सीआरआर नगद कोष अनुपात वो अनुपात होता है जिस पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल नगद जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत व्यापारिक केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप से रखना पड़ता है। मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, एक दिन में जमा हुआ है, तो इसका मान लीजिए कुछ प्रतिशत जो सीआरआर तय किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो इसका एक मान लीजिए 10% है, तो केंद्रीय बैंक को 1000 करोड़ का 10% यानी कि कितना, लगभग कितना 100 करोड़ रुपीस आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चौथा है इसमें नगद कोष अनुपात के बाद इसमें होता है सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर। यहां पर वही सीआरआर और एसएलआर में अंतर यह है कि सीआरआर केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है, जबकि एसएलआर जो है प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने खुद के पास जमा करके रखती है। वो किसी भी रूप में हो, तरल रूप में होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो किसी दूसरी तरीके से हो, लेकिन रखना है अपने पास अनिवार्य रूप से। पांचवा है रेपो रेट और छठा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक एक शॉर्ट टर्म से केंद्रीय बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, तो जिस दर पर वो लोन मिलता है ना उसे रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस दर पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक जिनके पास कुछ ज्यादा पैसा आ जाता है, जमा ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई के पास जमा कर देती है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गुणात्मक में क्या होता है। गुणात्मक में क्या होता है ना, इसमें डायरेक्टली जो मुद्रा है कितना मने होना चाहिए कम ज्यादा किया जाता है, लेकिन गुणात्मक उपाय में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरे उपाय अपनाए जाते हैं। कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है साख राशनिंग। साख राशनिंग। साख राशनिंग में क्या होता है, साख राशनिंग का मतलब होता है केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के उधार देने की सीमा को सीमित कर देती है। किसको कितना पैसा कहां देना है, इंडस्ट्रियल एरिया को कौन कितना उधार दे सकता है, ऋण दे सकता है, कृषि क्षेत्र कौन कितना कर सकता है, एक लिमिट तय करती है जिसको साख राशनिंग कहा जाता है, जिससे मुद्रा पूर्ति ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो जाती है। दूसरा होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन तय करना। ठीक है। अब केंद्रीय बैंक क्या होती है, केंद्रीय बैंक जो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, गोल्ड लोन। ठीक है। आप गोल्ड की कीमत है 1 लाख रुपए, आप लोन लेने गए तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलता है, आपको 80,000 के पास आसपास मिलता है। तो केंद्रीय बैंक कभी भी आपको फुल वैल्यू, मान लो अपनी जमीन के ऊपर आप लोन जाते हैं, पूरा लोन नहीं मिलता है, तो कुछ पैसा केंद्रीय बैंक जो है उसके मार्जिन में कटौती करके रखती है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, तो उसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट के नाम से हम जानते हैं। तीसरा होता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। प्रत्येक केंद्रीय बैंक जो है
अपने व्यापारिक बैंक को कहती है भाई देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए, तो व्यापारिक बैंक उस उपाय को करती है, तो उसको नैतिक दबाव के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब होता है जब व्यापारिक बैंक किसी भी तरीके से सेंट्रल बैंक के आदेशों को नहीं मानती है, तो व्यापारिक बैंक कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेती है, जिसमें चाहे दंड के रूप में हो, चाहे जुर्माना लगाया जाए, चाहे लाइसेंस रद्द किया जाए, ठीक है ना। इस तरीके से उनके ऊपर कुछ एक्शन ली जाती है। इस एक्शन को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कंप्लीट आपका जो है केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के प्रमुख उपाय हो गए। इसके अलावा कोई टॉपिक आपका छूट गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की डाउट है मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर बताऊं। कुछ बच्चों का कमेंट आता है सर न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर बताइए। बिल्कुल न्यूमेरिकल पोर्शन आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल धीरज धर के रखिए, आपको हर चीज मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते सर इंग्लिश में पढ़ाइए, टाइम की दिक्कत है, मैं जरूर पढ़ाता, जैसे ही टाइम हो जाएगा मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह से बने रहिए लास्ट तक डेली मेरे साथ, और आपको आपकी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, शेयर करना मत भूलिएगा।